ये आज हम लोग माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला का व्याख्यात्मक क्रम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि कवि परिचय से स्पष्ट हो जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था और इन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविता लिखी। होशंगाबाद एक आपका ऐतिहासिक स्थल भी है, एक पर्यटक स्थल भी है जो सतपुड़ा की वादियों में, सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच में होशंगाबाद स्थित है। तो ऐसे सुंदर परिवेश में जन्मे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को उजागर किया है। कवि स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है और साथ ही साथ उसने अपने साथ भाग लेने वाले उन आंदोलनकारियों के सजीव जीवंत उदाहरणों को देखा है। तो कवि जेल की दीवारों में स्वतः बंद है। ऐसे में कोयल की कूक भरी आवाज़, जो कोयल वाणी मधुर वाणी की परिचायिका है, और ऐसे अंधेरे में जब कोयल बोलती है तो कवि को कहीं न कहीं से कुछ अंदेशा लगने लगता है। वह कवि कोयल से प्रश्न पूछता है कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम अपने इस अर्धरात्रि में अपने इस गीत के माध्यम से क्या बताना चाह रही हो, क्या गाती हो, तुम अपने इस वाणी का रहस्य बताओ। संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। और तुम यह, अगर कोई हम स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के लिए कोई संदेशा देना चाह रही हो तो यह भी बताओ कि किसका संदेशा देना चाह रही हो। कवि कह रहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। मतलब हम स्वतंत्रता आंदोलन के जो कार्यकर्ता हैं, स्वतंत्रता आंदोलनकारी हैं, वह अंग्रेजी शासकों प्रशासकों द्वारा ऊंचे ऊंचे चहर दीवारी में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में रख दिया गया है, जहां चोर बदमाश डाकू तरह तरह के जघन्य अपराध किए हुए लोग कैद किए जाते हैं, जेलों में रहते हैं। ऐसे लोगों के बीच में अंग्रेज़ों ने हम आंदोलनकारी स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को भी रख दिया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और भरपेट भोजन भी इस जेल में नहीं कैदियों को, आंदोलनकारियों को मिल रहा है, और मरने भी देते नहीं, तड़प तड़प कर लोग रह जाते हैं और उनको मरने भी नहीं देते। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी हैं, उनके हर क्रियाकलाप पर 24 घंटे अंग्रेजी अधिकारियों का, अंग्रेजी शासकों का, प्रशासकों का कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कह रहा है कि यह शासन है या घोर अंधकार का प्रभाव है, घोर दुर्दिन का परिणाम है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली। मतलब जो हिमकर है, जो चंद्रमा है, वह भी, चंद्रमा से आशा की किरणें लोगों को नहीं मिल रही हैं। कालिमा रात है, कालिमा रात जो है वह हमेशा घोर निराशा की परिचायिका है। और ऐसे जहाँ चारों तरफ घोर निराशा ही निराशा है, ऐसे निराशामयी वातावरण में तुम इस अर्धरात्रि में जग करके, कालिमा में अर्धरात्रि में जग करके तुम क्या बताना चाह रही हो। क्यों हूँ पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। क्यों इस तरह तुम हुंकार भर रही हो, वेदना का अपना स्वर लोगों के बीच तक पहुँचा रही हो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। क्या तुम्हारा कुछ मृदुल वैभव, सुख, ऐश्वर्य लुट गया है, या कोई आपदा विपत्ति आ गई है जो तुम उस आपदा और विपत्ति से डर करके इस घने अंधकार में बोल रही हो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि पुनः पूछ रहा है कि तुम्हारा क्या कोई मृदुल वैभव, ऐश्वर्य लुट गया, जिसके लुट जाने से तुम इस तरह बेचैन होकर के अर्धरात्रि में चीख रही हो, चिल्ला रही हो।
क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखो कोकिल बोलो तो। तुम बावली होकर के, बेचैन होकर के इस अर्धरात्रि में तुम क्यों चीख चिल्ला रही हो, क्यों बोल रही हो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। दावानल मतलब जंगल की आग। जब जंगल में चारों तरफ से आग लग जाती है तो बीच में रहने वाले पशु पक्षियों का हित अनिश्चित हो जाता है। तो कवि को लग रहा है कि चारों तरफ से कहीं दावानल की चीख देख करके कोयल, या भयंकर अनिष्ट की बात देख करके कोयल चीख तो नहीं रही है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब कवि कह रहा है कि कोयल को संबोधित करते हुए कह रहा है कि जो जेल में बंद कैदी हैं उनको मोटी मोटी जंजीरों की कड़ियाँ पहना दी गई हैं। कवि उन जंजीरों की कड़ियों को गहना, आभूषण, स्वेच्छा पसंद की जाने वाली वस्तु मान रहा है। प्रश्न करता है कवि कि हम लोगों को स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के क्रम में अंग्रेज़ों ने जो जेलों में बंद कर रखा है, मोटी मोटी जंजीरें, कड़ियाँ पहना रखी हैं, क्या तुम उन कड़ियों को देख करके संतुष्ट नहीं हो? क्या उसको तुम देख नहीं सकती? हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। इसे हम हथकड़ी न कहें बल्कि ब्रिटिश शासन का आभूषण कहें। कोल्हू का चरचू जीवन की तान, मिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान। यहाँ जेल में जिन स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारियों को जेल में बंद किया जाता था उनसे कठोर परिश्रम कराया जाता था। कोल्हू जो बैल खींचते हैं, वह कोल्हू खींचने का काम मनुष्यों से, उन आंदोलनकारियों से करवाया जाता था। उनकी मिट्टियों की गिट्टियों से मिट्टियों के छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े तोड़वाए जाते थे। मोट खींचता लगा पेट पर जो लोग, जो चरस है, मोट है, पुरस है, रहट है, ये सब प्राचीन कालीन मतलब उस समय के जलोत्सरण यंत्र थे। तो जो काम कोल्हू बैल से जो खींचा जाता है, रहट और चरस और मोट जो बैल खींचते हैं, वह सब काम उन स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनकारियों से अंग्रेज ब्रिटिश शासक निर्दयतापूर्वक ले रहे हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जग। और इस तरह जैसे पानी मोट से कुएं से निकाला जाता है तो एक एक बाल्टी करके पानी जो निकलता जाता है तो वह कुएं का स्तर प्रभावित होता है, कम होता है। तो कभी कह रहा है, कभी उसको उन दुर्दिनों में, उस दुख के दिनों को भी सौभाग्य मान रहा है कि अंग्रेज़ों ने जो है हम लोगों से जो मोट खिंचाने का काम किया है। तो हम लोग जिस तरह जल कुएं से निकल करके उसकी सतह को कम करता है, तो उसी तरह हम इस गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेज़ों की अकड़ रूपी कुआं के जल को ख़त्म कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढारे आली। दिन में तुम जग करके अपनी मानवीय संवेदनाओं से, अपनी मधुर बोली से करुणा उत्पन्न करती हो, लेकिन रात में, आज इस अर्धरात्रि में क्यों गजब ढा रही हो, इस चीख रही हो, चिल्ला रही हो। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों। इस शांत समय में जब पूरे वातावरण में स्तब्धता है, शांति है, ऐसे में तुम यह चीख चिल्ला क्यों रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस बात बो रही क्यों हो। कवि को लगता है कि कोयल जब कवि यह बताना चाह रहा है कि अंग्रेज़ों के कुशासन से तो मानवीयता त्रस्त थी ही, लेकिन पशु जात भी, पक्षी जात भी उस विषम वेदना से प्रभावित थे। तो कवि कह रहा है कि कोयल को भी कवि को लग रहा है कि हम सभी लोग तो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जो हमारे वातावरण में रहने वाले पशु पक्षी हैं, उनमें भी अंग्रेजी शासन रास नहीं आ रहा है। तो कोयल कवि कह रहा है कि तुम इस अर्धरात्रि में, शांत बेला में चीख चिल्ला करके क्या मधुर विद्रोह के बीज बो रही हो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। हे कोयल, तुम भी परिवेश से, रूप रंग से काली हो। रात्रि भी कालिमामयी है। शासन और प्रशासन के अंग्रेज़ों के जो कर्तव्य हैं वह भी काले कारनामे वाले हैं। काली लहर कल्पना काली, तुम्हारी जो कल्पनाएं हैं, जो कल्पना की लहर है, वह भी कालिमा युक्त है। मेरी काल कोठरी काली, और हम लोग जो 10 फुट के इस जेल की काल कोठरी में बंद हैं, यह भी निराशा और कालिमा से युक्त है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और जिस लौह श्रृंखलाओं में मुझे आबद्ध किया गया है वह भी कालिमामयी है। पहरे की हुंकृत की ब्याली, और ब्याल मतलब सर्प, और ब्याली में सर्पणी। तो जैसे चारों तरफ से घोर निराशा और हताशा का वातावरण हो,
और ऐसे में जो सर्प जो अनिष्ट का परिचायक है, सूचक है, जो भय का परिचायक है, वह उस भय में और भी, जैसे दुर्दिन में और भी दुखद देने वाला क्रम उत्पन्न करे। और तो इस तरह तुम इस सर्पिणी की तरह अपनी मधुर आवाज़ को अर्धरात्रि में चीख चिल्ला करके हम आंदोलनकारियों को अपनी आवाज़ से प्रभावित कर रही हो। तिस पर है गाली अयाली। और इसके बाद तुम्हारी जो मधुर बोली, लोग उसके साथ अपनी आवाज़ से आवाज़ मिलाने लगते हैं। आज तुम्हारी यह मधुर बोली जो गाली का मतलब अपशब्द जैसी लग रही है, कष्टकर लग रही है। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, ये जो काला संकट रूपी सागर छाया हुआ है, इस पर हम लोग तो मरने के लिए बिल्कुल मदमस्त हैं, लेकिन तुम अपने चमकीले गीतों के माध्यम से और क्या संदेशा देना चाह रही हो। कवि अंततः कह रहा है कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। हे कोयल, तुम तो स्वच्छंद हो, पूरे वातावरण में कहीं भी टहल सकती हो, तुम्हें हरा भरा वातावरण मिला है और तुम्हारी तुलना में हमें नसीब में काली कोठरी मिली हुई है, जेल का काला क्रम मिला हुआ है। तुम्हारा पूरा नभ भर का संसार है और हम कैदियों का 10 फुट का संसार है, मतलब हम इस जेल की कैद कोठरियों में बंद हैं और तुम स्वच्छंद हो। तो तेरे गीत कहाँ में वाह, अगर तुम गीत गाती हो तो लोग उस आवाज़ से आवाज़ मिलाने लगते हैं, वाहवाही देने लगते हैं। और अगर हम रोना भी चाहें तो हमारा रोना भी गुनहगार हो जाता है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। तुम्हारे और हमारे जीवन शैली में ज़मीन आसमान का अंतर है। तुम स्वच्छंद हो, तुम आज़ाद हो और हम परतंत्र हैं, हम जेल की कैद कोठरियों में बंद हैं। तुम स्वच्छंद अपनी आवाज़ को वातावरण में गुंजायमान कर सकती हो और हम अपनी आवाज़ से अपनी भी बातों को नहीं कह सकते। तो तुम, और जबकि कभी कह रहा है कि मित्रता और शत्रुता, बताना चाह रहा है कि मित्रता और शत्रुता सदैव एक समान स्तर पर होती है, लेकिन तुम्हारे और हमारे में ज़मीन आसमान का अंतर है। फिर तुम बजा रही तिस पर रणभेरी, उसके बाद भी तुम इस रणभेरी को, युद्ध का बाजा जो बजा रही हो, वह अच्छा ही है। अंततः अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है, इस हुंकृत पर, तुम्हारे इस आवाज़ पर हम तो तन मन धन से, देशवासी जो हैं, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी जो हैं, वो देश को आज़ाद करने पर लगे हुए हैं। लेकिन अगर कहीं से भी लगता है कि हमारे इस कर्तव्य पथ पर कहीं से गुंजाइश है, कसर है, तो इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहूँ क्या कर दूँ, तुम्हारी इस हुंकृत से, तुम्हारी इस आवाज़ से और भी अगर कुछ कमी, थोड़ा बहुत अनजाने में अगर हम लोगों से देश रक्षा के लिए कुछ बच गया हो, तो उसे भी हम अल्पमात्र भी अगर कहीं अनजाने में कुछ संदेह रह गया हो, तो उसे और भी हम लोग समर्पित होकर के करने वाले हैं। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दो। मोहन शब्द यहाँ आया है मोहनदास करमचंद गांधी जी के नेतृत्व में हम अपने प्राणों का रस किसमें भर दें, कोकिल बोलो तो। इस तरह कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से जेल में बंद कैदियों की दुर्दशाओं का वर्णन करते हुए यह बताना चाहा है कि तत्कालीन जो हमारी मानवता थी, जनता थी, वह तो हर संभव अपने देश को आज़ाद करने में लगी हुई थी। जो पशु पक्षी प्राणी, वह भी अंग्रेजी शासन की इस कालिमामयी व्यवस्था से त्रस्त थे और वह कहीं न कहीं से स्वतः उपक्रम कर रहे थे, और नहीं तो जितना भी अपने वाणी के माध्यम से, अपने अन्य प्रेरणा स्रोतों के माध्यम से हो सकता था, वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। यह एक राष्ट्रीय भावना से युक्त माखनलाल चतुर्वेदी जी की बहुत सरस, सरल और प्रभावी कविता है, जो हमें उन ब्रिटिश पीरियड के काले कारनामों को, अंग्रेज़ों के घोर अत्याचार की दुर्दमनीय दशा की तरफ संकेत कराती है।